A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today we will discuss about parliament and other related topics. Okay. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है यूनिट 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 3 अब मैं की ये यूनिट 3 की पहली वीडियो है। जैसे कि आपको पता है यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। यूनिट 3 की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा पार्लियामेंट के बारे में, स्पीकर के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में और टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में, कितनी तरह के बिल होते हैं मेजरली पार्लियामेंट के अंदर। और साथ ही मैं डिस्कस करूंगा कुछ कमीशन से रिलेटेड जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होंगे, माइनॉरिटी कमीशन से होंगे और जो होंगे हमारे ट्राइबल कमीशन से रिलेटेड जो कुछ कमीशन हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब है। आपके फॉर्म फिल करने की भी डेट बहुत करीब आ चुकी है। 24 जनवरी लास्ट डेट है। जिसने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर दें और ताकि आप जो है टाइमली फॉर्म फिल कर दें और कोई भी ग्लिचेस ना आए एट अ टाइम पर, और आप जो है अपना एडमिशन भी सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन सभी के लिए जो कि CUET PG MSW के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। तो अब ये आपको पता ही है जैसे कि हमारा न्यू पार्लियामेंट बना है, इसका क्या नाम रखा गया है, किसी और नाम से भी किससे जाना जाता है, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपना ऑर्डिनेंस के बारे में कि ऑर्डिनेंस क्या है। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस को पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको डेफिनेशन पढ़ने से पहले ऑर्डिनेंस क्या होता है। देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि ये जो पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की पार्लियामेंट के अंदर, वो होती है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में। हमारे प्रेसिडेंट जो है कभी भी ऑर्डिनेंस जो है वो लागू कर सकते हैं। स्पेशली तब होता है कि जब दोनों ही हाउस में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही जब अपने सेशन में ना हो और कुछ इमरजेंसी किसी के ऊपर कानून की जरूरत पड़ जाए हमें देश के अंदर और हमें कानून उसमें नहीं है, तो ऑर्डिनेंस लाकर भी हम उसको हम प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जो है किसके द्वारा इशू होता है, वो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 यानी कि 123 आर्टिकल जो है वो बात करता है किसकी, ऑर्डिनेंस के ऊपर। ठीक है, और मैं एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज आप मुझे चलो आप बताना मुझे इसके बारे में कि 3 चीज को मिलकर पार्लियामेंट बनती है। जैसे मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया अभी यहाँ पर, ये पिक्चर ये सिर्फ एक कंप्लीटली पार्लियामेंट नहीं है। पूरी पार्लियामेंट तब बनती है जब उसमें लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट हाउस है प्रेसिडेंट, जब तीन को मिलकर जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है। अगर हमारा ये खाली हम इसकी बात करें तो मानो ये लोकसभा है और ये मानो राज्यसभा है। ठीक है, ये पूरा पार्लियामेंट नहीं होता है। पार्लियामेंट तब होता है कि जब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, आप इससे हमेशा कंफ्यूज मत रहना, हमेशा क्लियर रहना इस बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डिनेंस के बारे में जैसे हमने बात किया था, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस वास्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है इसकी पावर ऑर्डिनेंस को इशू करने की। ये पावर ड्राइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 123 से। जो प्रेसिडेंट होता है इस पावर को ड्राइव करता है कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 से इसको वो ड्राइव करता है। इसका प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस अंडर विच प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस। यानी कि कहने का मतलब ये किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंडर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट प्रोमुलेट यानी कि कुछ भी कानून जो है बना सकता है ऑर्डिनेंस के रूप में। ठीक है, अब इसमें लिखा है आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट, जैसे कि उसी की मान्यता एक्सेप्टेंस बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि एक्ट की होती है। एक्ट का मतलब होता है कानून। देखो एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है इसलिए बता दे रहा हूँ आपको। बिल वो तब तक रहता है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा लोकसभा है, ये हमारा राज्यसभा है। अगर हमने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, मैंने अभी टाइप्स ऑफ बिल भी आपको बताऊंगा कितनी तरीके के बिल होते हैं। ठीक है, तो अगर मानो लोकसभा से वो पास हो गया, फिर वो राज्यसभा से भी पास हो गया, ये दोनों से पास होने के बावजूद वो बिल ही रहता है। ठीक है, लोकसभा से खाली पास हुआ तो बिल रहेगा, राज्यसभा से पास हुआ तो बिल रहेगा, दोनों जगह से पास हुआ तो बिल रहेगा। वो एक्ट तब बनता है तब उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस टाइप की होती है। ठीक है, जब उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल पर अपनी प्रेसिडेंट की स्टैंप लगा देते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं, तब वो बिल क्या बनता है, वो एक्ट बन जाता है यानी कि कानून बन जाता है। एक तरीके से समझे, बिल जो है एक प्रस्ताव है कानून लाने का और जो एक्ट होता है वो कानून है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि ये भी बिल्कुल सेम फोर्स और सेम इफेक्ट है इसका जैसे कि एक्ट का होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट इज टेम्परेरी। जो ऑर्डिनेंस होता है वो टेम्परेरी होता है, इसको अप्रूव कराना होता है पार्लियामेंट से विद इन स्पेसिफिक पीरियड।
एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर उसको फिर अप्रूव भी कराना होता है। जैसे मैंने बताया कि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अगर सेशन में नहीं है उस टाइम पर अगर ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो एक स्पेसिफिक टाइम भी दिया जाता है जिसमें कि आपको पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जो है उसको पास कराना जरूरी होता है विद इन स्पेसिफिक टाइम। वो मैं टाइम भी बताऊंगा आपसे क्योंकि स्टेटमेंट भी आपसे बन सकता है। जैसे ही सेशन में दोनों सदन आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो विद इन 6 वीक के अंदर अंदर जो है आपको वो ऑर्डिनेंस पर जो है हमें पार्लियामेंट का स्टैम्प यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी चाहिए होती है, तभी वो कंटिन्यू रह पाएगा। ठीक है, और बात करते हैं इसके बारे में क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ऑन मेकिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। पहला, प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस ऑन मैटर दैट एक्सक्लूसिवली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंट जो है उन चीज़ों पर, उन इश्यूज पर कानून नहीं बना सकता, ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता जो कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली है ना, जो किसके अंडर में आती हैं, जो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्यों के अंडर में आते हैं वो सब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता होगा हमारा शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में हमारे डिस्कस की गई है 3 लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, देन कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, और वो हमारा स्टेट लिस्ट वो है जहां पर हम सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। और थर्ड है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही वहां पर मिलकर कानून बना सकते हैं, राज्य और स्टेट दोनों। ठीक है, सॉरी केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर जो है उस पर कानून बना सकते हैं ऐसे सब्जेक्टों पर। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको, जैसे कि डिफेंस है, करेंसी है, ये सब सेंट्रल के इश्यूज हैं, सेंट्रल के पावर है इसके अंदर। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना सकती है कानून, सिटीजनशिप को लेकर कानून बना सकती है, वो मनी को लेकर कानून बना सकती है ना, करेंसी को लेकर, या फिर वो डिफेंस से रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है, तो वो किसके जुरिडिक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का जुरिडिक्शन है, सॉरी सेंटर का जुरिडिक्शन है। और हम बात करें स्टेट की, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे स्टेट ही कानून बनाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर अब तो कंकरेंट में भी आते हैं, लेकिन मार्केटिंग और उन सब चीज़ों पे भी है। तो मैं क्योंकि आप थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो अभी लास्ट टाइम जो किसानों का आंदोलन हुआ था वो केंद्र सरकार ने कानून बनाए थे, तो फिर आप कहेंगे कि कानून तो जब केंद्र राज्य बना सकता है तो केंद्र ने क्यों बनाया, उसके हक में क्यों गया, क्योंकि वो खाली सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं था इशूज, उसमें जो है मार्केटिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे इशूज थे जो कि सेंटर के अंडर में आता है, इसलिए वहां पर उन्होंने कानून बनाया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इशू है जैसे कि हेल्थ है, वहाँ पे स्टेट कानून बना सकता है, लैंड है वहाँ स्टेट कानून बना सकता है, इन सब चीज पब्लिक ऑर्डर यानी पुलिस प्रशासन जो है उस पर जो है राज्य का नियंत्रण होता है, वो होता है हमारा स्टेट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ऐसी होती है जिसमें कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया। ठीक है, एजुकेशन से क्या है, एजुकेशन पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो आई होप कि ये आपको 7 शेड्यूल की जो 3 लिस्ट है, कंकरेंट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्टों के बारे में आपको पता चला होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे इसमें लिखा कि उन पर नहीं बना सकता कानून प्रेसिडेंट जिन पर जो है एक्सक्लूसिवली स्टेट का जुरिडिक्शन है, जो नहीं स्टेट का आधिपत्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया लैंड, पब्लिक ऑर्डर है ना, और हेल्थ, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG MSW के लिए, अगर आपको देखो मैं यूनिट 3 इस टाइम कवर कर रहा हूँ, यूनिट 1 में कवर कर चुका हूँ, सोशल कंसेप्ट है, यूनिट 2 इकोनॉमिक कंसेप्ट, आई हैव कवर्ड दिस आल्सो। अब मैं जो यूनिट 3 का पॉलिटिकल कंसेप्ट है उसकी ये वीडियो है, जिसकी मैं पहली वीडियो है उसको मैं ला रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम आने से पहले मैं सभी जो है आपको 9 यूनिट करा सकता हूँ। अगर आप मेरे से नोट्स खरीदना चाहते हैं जो कि कंप्लीट नोट्स हैं, जो कि वैसे तो आपके सिलेबस में 9 यूनिट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 यूनिट्स बनाई हैं, है ना। 10वीं यूनिट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, पूरे कंप्लीट 10 यूनिट्स के जो नोट्स हैं आप कंप्लीट बाय करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं academiaswat@gmail.com पर। ये आपको मैं PDF के फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगा, और ये ओनली इंग्लिश में होते हैं क्योंकि क्वेरीज मेरे पास आती हैं, ओनली इंग्लिश में अवेलेबल हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं इंग्लिश में अवेलेबल है, और आप जब भी पे करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो वहाँ पर, तो वो आपको पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होकर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने ऑर्डिनेंस की तरफ। तो ऑर्डिनेंस में जैसे हमने जाना ऑर्डिनेंस क्या है और प्रेसिडेंट्स में लिमिटेशन क्या है। इसमें क्या अप्रूवल, जैसे मैंने आपको बताया अप्रूवल भी कराना पड़ता है। किससे अप्रूवल कराना पड़ता है? अप्रूवल कराना पड़ता है हमें अपने लोकसभा और राज्यसभा के विद इन स्पेसिफिक पीरियड टाइम। जैसे मैंने इसमें बताया ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही दोनों सेशन आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। आप चलो एक चीज बताना मुझे, ये आपके लिए सवाल है, एक होमवर्क है आपके लिए, कि पार्लियामेंट के अंदर कितने सेशन होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, ये आपका सवाल है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। ठीक है,
पार्लियामेंट में कितने सेशन है और क्या क्या उनके नाम है, ये कितने कितने ड्यूरेशन के वो रहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैसे ही वो दोनों सेशन आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा, तो तभी रीअसेंबली होती है उनकी पार्लियामेंट में, तो उसके 6 वीक के अंदर अंदर जो है उस ऑर्डिनेंस को जो है हमें क्या कराना पड़ता है, अप्रूवल कराना पड़ता है उनसे, ताकि वो कानून बना रहे, वरना तो वो रिपील हो जाएगा, नहीं वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑर्डिनेंस है क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये क्या है कि हाँ ये सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशरी भी इसमें रिव्यू कर सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में। जैसे मेजरली मैंने 4 तरीके के बिल है, 4 टाइप्स ऑफ बिल है। कुछ बिल ऐसे भी हैं जो कि जैसे प्राइवेट मेंबर बिल है, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन आई होप कि आप इसी बिल से आपको जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ रहेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। तो पहला है आपके मनी बिल। मनी बिल जैसे फाइनेंस मनी बिल आप नाम से समझ रहे होंगे, मनी बिल है विच कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड गवर्नेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये है मनी बिल। और मनी बिल इस चीज एक चीज के लिए और भी जाना जाता है कि मनी बिल जो है पार्लियामेंट ही रेज कर, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये आपसे भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, मनी बिल जो है कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओनली और ओनली आपका राज्यसभा में, नहीं लोकसभा में ओनली और ओनली ये क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगला है हमारा फाइनेंशियल बिल। जैसे कि एग्जांपल है एप्रोप्रिएशन बिल विच ऑथराइज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ इट्स एक्सपेंसेस, यानी कि सरकार को चलाने के जो खर्चे हैं, उसका सरकार का जो खजाना है उससे पैसा निकालने के लिए जो बिल चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल। फिर है हमारा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब को कानून लाने के लिए, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में, जो कि पहले ही एक्ट बना था कब 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना था। ठीक है, और आप तो एक और सवाल पूछ रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कौन से ईयर में आया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कौन से ईयर में आया, दोनों आपसे सवाल हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे वहां पर, क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं कि एक्ट हैं, इनको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाइए। उसके बाद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि हमें संविधान में संशोधन करने के लिए कानून जब प्रस्ताव करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और जैसे इसमें है जीएसटी के टाइम पर, जीएसटी आया था 2014 में, वो कि क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, क्योंकि उसी से जब ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर संविधान में प्रोविजन थे कि किसके थ्रू आप कैसे आप टैक्स को जो है टैक्स कैसे तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस थे, तो उनको अमेंड करना पड़ा, क्योंकि हम जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स की तरफ जब हम आ रहे हैं, इसमें कि 5 स्लैब्स थे। ठीक है, तो उसके लिए हमें संविधान में बदलाव करना पड़ा। संविधान में बदलाव करने के लिए तो हमें क्या लाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ओके, एक जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है। जो प्राइवेट मेंबर बिल अगर क्वेश्चन बनता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो हमेशा अपोजिट यानी अपोजिशन में होते हैं, सरकार जो अपोजिशन में होते हैं वो वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कोई कानून किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, किसी इश्यूज के ऊपर, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, और ये मोस्टली फ्राइडे को होता है पार्लियामेंट के अंदर, पूरी प्रोसीडिंग्स होने के बाद ऑलमोस्ट 4 बजे के करीब जो है इंट्रोड्यूस होता है। इसका टाइमिंग प्रोसेस भी है पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखा होगा कितनी प्यारी सी ये है, क्या है, आप इसको बताना कि ये क्या किसका फोटो है, लोकसभा का है कि राज्यसभा का है। ठीक है, और ये मैं पिक्चर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें दिखाना है आपको एक स्पीकर का पोडियम, स्पीकर, ताकि हम बता सकें कि स्पीकर कहाँ पर बैठता है और स्पीकर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी के जो हमारे स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला जी। ठीक है, आप जो है देखना इस वीडियो में, आप देखना, आप इमेजिन करना कि ओम बिरला जी यहाँ पर बैठे हैं, ताकि आप हमेशा के लिए याद कर सकें, लॉन्ग टाइम के लिए। मैं ऐसे ही याद करता हूँ कोई भी चीज़ों को, कि यहाँ पर बैठे हैं वो, अब उनकी क्या ताकत है, क्या प्रोविजन है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। स्पीकर के लिए प्रिसाइडिंग ओवर सेशन, यानी जब सेशन शुरू होता है तो सेशन दोनों हाउसेस को बुलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ द लोकसभा इंश्योरिंग द ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं ऑर्डर, यानी कि जिस तरीके से पार्लियामेंट का सेशन चलना चाहिए उस तरीके से उसी ऑर्डर में चले और डेकोरम को मेंटेन कर सके। डेकोरम का मतलब एक किसी चीज़ की एक सभ्य होती है, उसको डेकोरम को मेंटेन करना। ठीक है, उस हाउस की गरिमा को मेंटेन करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है आपके स्पीकर की। ओके, स्पीकर इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डिसाइडिंग टू हु मे स्पीक ड्यूरिंग डिबेट्स। अब स्पीकर ही डिसाइड करता है, मेंटेन भी करता है डिसिप्लिन को और डिसाइड भी करता है कौन इस डिबेट के अंदर बोलेगा। उसके बाद है डिस्कशन ऑन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। अब डिस्कशन भी किसके ऊपर करते हैं, जैसे स्पीकर इंटरप्रेट्स द इनफोर्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द लोकसभा।
अब जो इंटरप्रेट्स करता है ना, वो कौन करता है, कोई जो भी कानून है, प्रोसीजर है लोकसभा का, वो कौन करता है, उसका इंटरप्रेट्स कौन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी आती है, स्पीकर की आती है। स्पीकर डिसाइड करता है कि पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर रेज बाय मेंबर्स रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। ये भी क्या है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कास्टिंग वोट की। इन केस ऑफ टाई, ये हमेशा याद रखना, टाई की बात हो रही है। इन केस ऑफ टाई, अगर किसी मत में, अगर कोई मान के चलो सदन में 100 लोग हैं, 100 लोग में से 50 लोगों ने एक हाँ में वोट किया, 50 ने ना में वोट किया, तो क्या हो गया, तो टाई हो गया। अब तो किसी को भी कोई भी नहीं जीता इसमें, ना कोई हारा। तो इस केस में, इस सिनेरियो में क्या होता है कि कास्ट करने का अधिकार होता है किसको, स्पीकर को, कि वो क्या कर सकता है, अपनी वोट को डाल के किसी भी पक्ष में, किसी भी पक्ष की तरफ वोट डाल के जो टाई हुआ है ब्रेक, वो टाई जो हुआ है उसको ब्रेक कर सकता है। यानी कि जिसको भी वोट दे देगा 51 हो जाएंगे, 51 होते वो जीत जाएंगे। तो स्पीकर भी क्या करता है, कास्ट देयर वोट, स्पीकर हैज अ कास्टिंग वोट टू ब्रेक द टाई, ठीक है। ये कास्टिंग वोट का भी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, स्पीकर की। आगे बढ़ते हैं, समनिंग एंड प्रोग्रामिंग द हाउस। अब को समन हाउस को बुलाते हैं कि स्पीकर हैज द अथॉरिटी टू समन द लोकसभा, लोकसभा को बुलाने का किसके अधिकार है और किसका अथॉरिटी है, वो है किसकी, स्पीकर की। आफ्टर द रिसेस और प्रोगोगेट द बिफोर अ न्यू सेशन बिगिंस, यानी कि जब भी कोई सेशन रिसेस होता है, छुट्टी पड़ती है या फिर अस्थायी रूप से स्थगित होता है, तो उस सब के बाद भी जो है सदन को बुलाने का काम किसका होता है, वो होता है स्पीकर का। मेंटेन करता है ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होता है एक लोकसभा का, एक प्रोसेस है, किस तरीके से आप बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, किसको कितना वक्त मिलेगा बोलने के लिए, किस किस टॉपिक पे कोई बोलना चाहता है, पहले से उसको देना होता है स्पीकर को, क्या हम इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, ये हमारा इशू वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में वो स्पीकर ही डिसाइड करता है। मेंटेन करता है ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, जैसे मैंने आपको बताया। स्पीकर हैज द पावर टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द मेंबर हु वायलेट द रूल्स, जो रूल्स को ब्रेक करते हैं उनके लिए स्पीकर के पास ये अथॉरिटी भी है, पावर भी है कि वो क्या कर सकता है, वो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा, बहुत सारे एमपीज जो है डिस्क्वालीफाई करे गए थे, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके लोकसभा के या पार्षद सदन के, तो उसको फॉलो नहीं किया। तो इस पावर किसके हाथ में होती है, अथॉरिटी होती है स्पीकर के हाथ में, कि उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। वो किसी टेम्परेरी बेसिस पे भी कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि स्पीकर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले डिस्कशन ऑन डिस्प्यूट्स, जब डिस्प्यूट्स पर डिस्कशन होता है तो उसमें जो स्पीकर है लोकसभा का, उससे क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्पीकर रिजोल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग विद इन द लोकसभा, जो डिस्प्यूट उठते हैं उनको लोकसभा में रिजोल्व करने का काम भी किसका होता है, वो स्पीकर का होता है। इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर से रिलेटेड हो, वो भी किसके अथॉरिटी होती है, वो भी होती है आपके स्पीकर की। ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिप्रेजेंट द लोकसभा इन इट्स रिलेशनशिप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द एक्सटर्नल मैटर्स, यानी कि बाहरी जितने भी मुद्दे हैं, बाहरी जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब के लिए स्पीकर क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, लोकसभा का, किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। कमेटी अपॉइंट करता है, कमेटी अपॉइंट करने का काम भी किसके अंडर में आता है, वो आता है स्पीकर के। स्पीकर अपॉइंट्स मेंबर्स टू वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज, देखो कमेटीज भी आपको पता होंगी, दो तरह की कमेटी होती है मेजरली, एडहॉक कमेटी होती है, एक परमानेंट कमेटीज होती है ना। तो एडहॉक कमेटी जो होती है टेम्परेरी बेसिस पर लाई जाती हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर चेक करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर एसटीज का क्या स्टेटस है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के, एक बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के स्टेट में, उसके फला डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ में या फिर धार में, उन डिस्ट्रिक्ट में एक भील ट्राइब है, कोई और ट्राइब है, उस ट्राइब की क्या स्टेटस है, उसको जानने के लिए पार्लियामेंट जो है क्या करती है, कमेटी अपॉइंट करती है। तो उस तरह की, और वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि उनके स्टेटस को जान ले, जैसे स्टेटस को जान लेंगे वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये कमेटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की कमेटी वगैरह बोलते हैं हम एडहॉक कमेटी, नहीं टेम्परेरी बेसिस पर जो आती है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक काम के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, देन उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। और एक होती है हमारी परमानेंट कमेटी, जो कि परमानेंट ही उस पर काम करती है, परमानेंट उस पर काम करती रहती है। उसको तो दो तरह की कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी और परमानेंट कमेटीज। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज एंड प्रेसिडेंट्स ओवर द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ओके, उसके बाद डिसाइडिंग इन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी डिसाइडिंग जो क्वेश्चन होता है ना डिस्क्वालिफिकेशन का, लास्ट में स्पीकर के हाथ में रहता है। स्पीकर डिसाइड ऑन द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर बेस्ड ऑन डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारी कंट्री के अंदर, आपको पता होगा।
अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 1985 में कानून आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। वो तब आया था जब हमारे देश के अंदर एक पॉलिटिक्स बहुत खराब हो गई थी, आयाराम गयाराम के नाम से पॉलिटिक्स बहुत फेमस हो गई थी, जिसमें कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के जो पर्टिकुलर मेंबर हैं वो सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, फिर शाम को किसी, तो फिर अगले दिन किसी और पार्टी में, इस तरीके से फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे थे वो। तो उसके लिए उस टाइम पर चला था आयाराम गयाराम का नाम जो कॉन्सेप्ट चला था, जो पॉलिटिक्स में जो आया था, उसके वजह से ये कानून लाना पड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ के, जो कि आया था 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंडर। और ये जो है 52 सेकंड यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है इसको लाया गया था, ठीक है। और उसके बाद अदर ग्राउंड्स एज पर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि देखो मैं इस क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे कि कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, तो उन्होंने पहले से इसमें लिखा हुआ है, तो यह 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 10वें जब संविधान के 10वें शेड्यूल के अंदर ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। तो इस पर भी जो डिस्कशन लेगा कि किसको डिफेक्शन लगेगा, किसको नहीं लगेगा, क्या उसको वो डिफेक्शन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी कौन कर रहा है डिसाइड, तो हमारा स्पीकर। ओके, सेरेमोनियल ड्यूटीज भी किसकी रहेंगी, हमारी स्पीकर की रहेंगी। स्पीकर परफॉर्म्स वेरियस सेरेमोनियल फंक्शंस लाइक एड्रेसिंग जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग का मतलब जिसमें लोकसभा और राज्यसभा भी दोनों मिक्स होती है ना। वेलकमिंग डिग्निटरीज टू लोकसभा, जो भी कोई डिग्निटरीज आते हैं उनका स्वागत करने के लिए भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, स्पीकर की। आई होप कि स्पीकर आपका क्लियर हुआ, थोड़ा स्पीकर के बारे में आपने जाना। अगर स्पीकर साहब के सामने क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक चीज़ कि स्पीकर का जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो कि स्पीकर के बारे में बात करता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपसे मैं ये होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा करके थोड़ा एफर्ट करें, तो 2-3 लाइन और आप अच्छे से पढ़ पाएँ, क्या पता वहाँ से चीज़ें हो जाएं और आप जो है अपना एग्जाम को अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स से आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और अपनी अच्छी से बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप जो है एडमिशन ले पाएँ। आगे बढ़ते हैं। ये आप पिक्चर है आपके सामने, इसको देख के आपको क्या समझ में आता होगा, जैसे गांव है, गांव में कुछ लोग बैठे हुए हैं ना। तो अभी हम अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो कमेटी हुई थी उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट टाइम भी इनसे बना था। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आ रहा है, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो ऑब्जेक्टिव था एग्जामाइन करना है वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड नेशन एक्सटेंशन सर्विस टू द सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि उसको नेशनल जो डेवलपमेंट कमेटी, जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट है उसके प्रोजेक्ट्स को लेकर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उसको अपने सजेशन उसको देने हैं। किसको देने हैं, बलवंत राय कमेटी को, बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये ईयर भी याद रखना क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी पीआरआईज के कमेटीज के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो पहला जैसे कि ये है आपके सामने, इसने रिकमेंडेशन दी थी, इस पर क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम भी, लास्ट टाइम मेरी आप सेकंड लास्ट वीडियो देखोगे तो आप उसमें देख पाओगे कि इसमें क्वेश्चन भी बना था। तो इसमें तक पंचायत, इसका रिकमेंडेशन था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। इसने बोला था कि पंचायती राज जो है सिस्टम वो 3 दर पर, 3 उस पर होना चाहिए, 3 टायर होना चाहिए ना। 3 टायर पर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। किसने दिया था, रिकमेंड दिया था पीआरआई के लिए, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद है अशोक मेहता, इन्होंने का भी ये था फंक्शनिंग देखनी है, एग्जामाइन करना फंक्शनिंग का पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, और साथ ही रिकमेंड किया था इन्होंने 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज एट विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल, ठीक है। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, इन्होंने बोला था अशोक मेहता कमेटी। और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको याद रखने के लिए, लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको उसमें क्या डिफरेंस है ना। देखो इसमें लिखा है कि बलवंत राय कमेटी ने, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 टायर की सजेशन किसने दी। देखो 3 टायर, 3 है ना, 3 तो 3 इनके नाम में 3 है, बलवंत, राय, फिर मेहता, तो 3 हो गए नाम। अशोक मेहता, अशोक और मेहता, इसमें सिर्फ 2 हैं, तो इन्होंने कितने दी, 2 टायर की सिस्टम की जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी। और फिर अगली बात आती है जीवीके राव कमेटी, है ना। तो जीवीके राव कमेटी ने भी किसके बारे में बात की थी, इन्होंने भी 3 टायर के बारे में बात की थी। अभी जो मैंने अभी क्वेश्चन एक वीडियो अपलोड की थी उसमें कमेंट आया था, उसमें बोला था कि जीवीके राव कमेटी भी ऑप्शन में था और बलवंत राय भी कमेटी में ऑप्शन में था। तो अब उसमें ऑप्शन ये था कि क्वेश्चन ये था कि 3 टायर का रिकमेंडेशन किसने दिया, तब उसका सही आंसर लिखा था बलवंत राय मेहता कमेटी, लेकिन दिया तो जीवीके राव कमेटी भी ने भी था। तो हम इसको किस तरीके से इसका आंसर करेंगे, हम इसका आंसर करेंगे क्रोनोलॉजी के बेस पे। तो 1957 में जो सबसे पहला दिया था वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, 1985 में जो दिया था वो दिया था जीवीके राव कमेटी ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ओके। क्योंकि इन्होंने रिकमेंड दिया था कि पंचायती राज सिस्टम जो विलेज लेवल पर होना चाहिए, फिर ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, ठीक है, जीवीके राव कमेटी 1985।
आगे बढ़ते हैं और कमेटीज़ के बारे में देखते हैं। एक है एल एम सिंघवी कमेटी। अब इसकी क्या रिकमेंडेशन थी और इसके बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव थे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। टू रिव्यू द वर्किंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सिस्टम एंड सजेस्टेड मेजर्स फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। अब इन्होंने क्या है, रिव्यू करेंगे, किसका रिव्यू करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, और सजेशन देंगे उसके इम्प्रूव होने के लिए। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए, रिकमेंडेड है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए, और प्रोटेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रिकमेंडेड होल्डिंग रेगुलर इलेक्शन। एल एम सिंघवी ने किसके लिए बोला था कि एक संविधान में बदलाव, संविधान में उनको जगह, संविधान में एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, संविधान के अमेंडमेंट बिल आना चाहिए, ठीक है, अमेंडमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि इनको हम परमानेंट एक, जब भी संविधान की चीज़ों को चेंज करना आसान नहीं होता, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए, ठीक है, तो ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि प्रोटेक्ट हो सकें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और इन्होंने रिकमेंड दिया था कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए इसके, ऐसे नहीं कि एक बार हो गए एक सेशन में, 2-3 सेशन गायब भी हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसने दिया, एल एम सिंघवी कमेटी 1986। उसके बाद है हमारा वेंकटाचलय कमेटी 2002 में बनाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को पंचायत को एग्जामाइन, पंचायती राज सिस्टम को एग्जामाइन करना, ठीक है, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को, ठीक है, 2002 में। जैसे आपको पता है हमारे देश के अंदर 1991 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जिसके बाद जो है पीआरआई को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके बाद 1991 में हुआ था, उसको ऑलमोस्ट मान के चलो 10 से 11 साल बाद जो है रिव्यू कमेटी लगाई ताकि एग्जामाइन कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को पंचायती राज के, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि कमेटी रिकमेंडेड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीआरआई। उन्होंने बोला कि उनको कुछ पावर मिलनी चाहिए, सारी पावर राज्य के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, है ना, केंद्र से राज्य, राज्य से भी कुछ पावर जो है इनके हाथ में आनी चाहिए, ताकि स्पेसिफिकली फाइनेंशियली ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एनकरेज होना चाहिए पार्टिसिपेशन टू मार्जिनलाइज सेक्शन, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए गांव के समाज के अंदर, ठीक है, तभी हम इसको सक्सेसफुल बना पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि जो पहले से डोमिनेंट क्लास थी, डोमिनेंट लोग थे, वही उसमें फिर से पोस्ट पर आने लगे, वही सब सारी पोस्ट लेने लगे, तो वही सब चीज़ें चलने लगी दोबारा से, और इवन उनके पास अब लीगल अथॉरिटी होने लगी उन चीज़ों को चलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बोलने लगा कि इन्होंने वह कहा कि एनकरेज करना है पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन। इसलिए गवर्नमेंट क्या है कि कुछ पर्टिकुलर सीट्स पर रिजर्वेशन लेकर के भी आई थी, जिसमें कि महिलाओं को भी 33% जो है, 33% जो है क्या दिया था, रिजर्वेशन दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ट्राइबल्स के बारे में, ठीक है, और ट्राइबल्स के बारे में हम बात करेंगे कि ट्राइबल्स जो हैं उनकी कौन कौन सी कमेटी थी, जी क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने आता है वो है देवघर कमीशन। आप इसका ईयर जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ईयर के हिसाब से पूछा जा सकता है। ये देवघर कमीशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था देवघर कमीशन का, ऑफिशियली नोन एज नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी, वाज अपॉइंटेड सजेस्टेड मेजर फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव था। रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल सब प्लान्स TSP टू एंश्योर स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टोटल प्लान आउटले फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। ओके, ये देवघर किसका था, देवघर कमीशन का रिकमेंडेशन था। मंडल कमीशन आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, मंडल कमीशन वाज फॉर्म टू आइडेंटिफाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो कि OBC के नाम से जानी जाती हैं आज की डेट में, एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। अब उन्होंने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए क्या दिया, रिकमेंडेशन दिया, किसने, मंडल कमीशन में, ठीक है। ये बहुत ही हाईलाइट रहा था, बहुत ही चूज हुए थे इसको लेकर। एक बार आपको 1980s के टाइम पर कुछ न्यूज़ वगैरह यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपको एक बार देखना उनको, जब भी मंडल कमीशन लागू हुआ था किस तरीके से देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल हुआ था, क्या क्या उन सब लोगों के मुद्दे थे, कितने लोगों ने सुसाइड की थी, है ना, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अब एक बार देखना उसके बारे में, थोड़ा सा आप और फील कर पाएंगे। इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल्स, अभी उनके बाद इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल्स था, वाइल प्राइमरली फोकस ऑन द अदर बैकवर्ड, मेजर फोकस तो OBCs के ऊपर ही था। द कमीशन रिकॉग्नाइज सर्टेन ट्राइबल्स कमिटीज एज बैकवर्ड एंड रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर देम, यानी कुछ जो है OBC मंडल कमीशन स्पेसिफिकली बना तो OBC के लिए था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जान सके, उनके सोशो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट कर सके उन्हें वहाँ से, और उनको अच्छी मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके। लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में भी बात की, जो कि उनको कहा कि इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974 एंड 1975।
अब इसमें ऑब्जेक्टिव है, दिस कमेटी एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, रिकमेंड मेजर फॉर देयर एम्पावरमेंट। ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्टिव रहेगा इनका। इम्पैक्ट क्या रहा, रिकग्निशन द यूनिक चैलेंजेस फेस बाय ट्राइबल वुमेन। इन्होंने रिकग्नाइज किया है यूनिक चैलेंजेस जो कि फेस किए जा रहे हैं ट्राइबल वुमेन के द्वारा। देखो, एक वुमेन शहर में रहती है ना, वन वुमन लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड वन वुमन इज लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अनदर वुमन इज लिविंग इन ट्राइबल एरियाज। तो इन तीनों की ही कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। आप उनकी देख सकते हैं, उनके आसपास को क्या उनके फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल है, कितनी ऑटोनॉमी उनके पास है, क्या क्या उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तो आप इससे भी एग्जामिन कर सकते हैं। एक अर्बन में रहने वाली महिला, एक रूरल एरिया में रहने वाली महिला और एक ट्राइबल एरिया में रहने वाली महिला। ठीक है, ये कमेटी बनी थी स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974-75 के अंदर ये बनी थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कुछ और कमेटीज़ की। इसमें एक क्वेश्चन भी बना था, अभी आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बना था जो कि था आपका केलकर कमेटी ऑन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कमीशन था इससे क्वेश्चन भी बना था, अभी ये उसका आंसर था उस कमीशन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, कमेटी एम टू सजेस्ट वेज। अब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, क्वेश्चन पेपर में क्या बनता था, सिर्फ कमीशन पूछ लिया जाता था कि हाँ ये कमीशन किससे रिलेटेड है। लेकिन अब जो है थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर पूछने कि फला इस मतलब नाम दे देंगे आपको कि इस कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दी थी, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा आपको डीपर जाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ आपको उनकी कमेटीज और कमीशन के नाम रटने से काम आंसर उसका हो पाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सजेस्ट वेज फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। बैलेंस्ड और रीजनल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने सजेशन दिया था, ऑब्जेक्टिव था इनका। उसके बाद रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, नीड फॉर स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने बोला कि स्पेशल अटेंशन की जरूरत है डेवलपमेंट ट्राइबल एरियाज के लिए। ज़्यादातर हमें ध्यान देना होगा किस पर, एजुकेशन पर देना होगा, हेल्थ पर देना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना होगा। तभी हम अब ट्राइबल्स का जो है अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ पाएंगे। ठीक है, एनसी सक्सेना कमेटी ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस फॉर ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया 2004। एनसी सक्सेना कमेटी भी जो सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया 2004 में बनाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि स्टडी करे स्टेटस को, ये ट्राइबल कम्युनिटी की है, रिकमेंडेड मेजर्स फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। ओके, अब ये रिकमेंडेशन क्या थी इसकी, इट हाईलाइटेड द नीड फॉर टारगेटेड पॉलिसीज। अब इसने बोला कि हमें स्पेसिफिक एक ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड मोस्टली किसके लिए हो, ट्राइबल्स के लिए हो। उसमें पॉलिसीज में क्या लैंड रिफॉर्म्स भी हो, उनका हेल्थ एजुकेशन भी हो और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो ट्राइबल एरियाज का। तो हमें ऐसी पॉलिसीज लानी होंगी, स्पेसिफिक हमें होना होगा उनके लिए। हम जनरलाइज पॉलिसीज से उनका अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते, हमें स्पेसिफिक उनके लिए क्या लानी होगी, और स्पेसिफिक स्कीम्स लानी होगी। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक है प्रधानमंत्री जन मन योजना। मैं जन धन नहीं कह रहा हूँ, जन मन कह रहा हूँ। आपको एक होमवर्क है कि प्रधानमंत्री जन मन योजना जो है आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा जानें क्या उसकी पॉलिसीज है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर ट्राइबल्स की बात करें तो। ठीक है, प्रधानमंत्री जन मन योजना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA कमेटी जो रिकमेंड हुई थी, इसका ऑब्जेक्टिव था दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड एट वेरियस लेवल टू इंप्लीमेंट द फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, उसको वेरियस लेवल पर इंप्लीमेंट करना, और एम था कि रिकॉग्नाइज करें कि फॉरेस्ट राइट और ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ओके, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इसका रोल क्या था, दिस कमिटीज प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड वेस्टिंग द फॉरेस्ट राइट्स एंड इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। बहुत अच्छा, इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट राइट को इंश्योर करना, उनके पार्टिसिपेशन को लोकल कम्युनिटी के, ताकि सभी का डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और जो जिसका हक है उसको उस तक पहुंचा जा सके। ये रही थी हमारी ट्राइबल से रिलेटेड। और जो हमारी लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है हमारी माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट, देखो वीडियो बड़ी है लेकिन आपके बहुत काम की है। मैं एक बात दावा कर रहा हूँ कि आपसे इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आने हैं। अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए इसका मतलब आपके पास सीधा 8 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी अगर आपका 8 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है कंपटीशन के अंदर। तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हम बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, माइनॉरिटीज़ के ऊपर कौन कौन सी कमीशन बनी है। और आपसे एक और सवाल है कि आप बताना, 2 तरीके से 2 सवाल पूछूंगा मैं आपसे, और आपका होमवर्क है कि उसको बताना मुझे। पहला ये कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन कौन है इंडिया के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड है ना, रिकॉग्नाइज्ड रीजनल माइनॉरिटीज़, और उसके साथ साथ बेस्ड ऑन रिलीजन और बेस्ड ऑन लैंग्वेज। इन दो एस्पेक्ट्स पर आपको माइनॉरिटी बताना है हमें कि कौन कौन से माइनॉरिटी, उनको कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको भी हमेशा याद रहेंगी, और आप जो है क्वेश्चन वहाँ से बनता है तो आप उसका आंसर भी हमेशा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम माइनॉरिटी कमीशंस के बारे में।
जो सबसे पहला जो था वो है सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जो 2005 में के अंडर आई थी, ठीक है। प्रिपेयर की थी इसने रिपोर्ट किसके ऊपर, सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, मुस्लिम्स के बारे में, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का जो स्थान था उसके बारे में इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर की एक रिपोर्ट, जो कि किसके नाम से फेमस हुई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के नाम से। इस कमेटी का उद्देश्य था कि वो कंडीशन, जो मुस्लिम की कंडीशन है उसको देख सके और उसको रिकमेंड कर सके ओवरऑल डेवलपमेंट, ताकि उनको कुछ डेवलपमेंट के लिए भी उनको कुछ सजेशन दे सके, ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना, माइनॉरिटीज़ का। अब देखते हैं इसमें, एक तो सच्चर कमेटी है, फिर उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन फॉर्म्ड इन 2004 एग्जामाइन इश्यूज रिलेटेड टू द सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अमंग द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे अगर आप रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को आप अगर लिख लेंगे कमेंट बॉक्स में, आप पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, तो आपको बहुत सारे पिक्चर क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिया था उनके सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, जो कि रिलीजन के अंदर हैं और भाषाओं के अंदर हैं, उन माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, the committee was set up to the study of socio-economic educational condition of Muslim in India. Committee's report by upliftment of the committee. ये दोबारा से रिपीट हो गई, मतलब ये कमेटी सच्चर जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वीडियो रहा एंड, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आज हमने इस वीडियो में जाना माइनॉरिटीज़ के कमीशंस के बारे में, उसके बाद हमने जाना ट्राइबल्स के कमीशंस के बारे में, क्या उनके ऑब्जेक्टिव थे, उसके क्या रिकमेंडेशन थे, फिर हमने जाना PRI के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कमेटीज़ के बारे में, फिर हमने जाना स्पीकर्स के बारे में, स्पीकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से वो डेकोरम को मेंटेन करता है, रोल ऑर्डर को मेंटेन करता है लोकसभा के अंदर। और उससे पहले हमने जाना ऑर्डिनेंस के टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में, कितनी प्रकार के बिल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और उससे पहले हमने जाना था कि अप्रूव ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है। एक रिकैप दे रहा हूँ आपको, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस किस तरीके से काम करता है। और उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप CUET PGM SW का एंट्रेंस को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं, जो कि अवेलेबल हैं यहाँ पर। 10 यूनिट्स जो है मैं आपको कंप्लीट PDF फॉर्म में अप्लाई कर दूंगा, और आप जो है इस मेल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, academiaswat@gmail.com पर टैक्स कर दें मुझे हाय, फिर वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स जो है आपको 399 में अवेलेबल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना ऑर्डिनेंस के बारे में, जैसे हमने जाना, फिर उसके बाद हमने पार्लियामेंट के बारे में जाना था कि पार्लियामेंट जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को मिलकर क्या बनती है, हमारी पार्लियामेंट बनती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।